बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैट्रिक्स स्पेसिस जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं लास्ट लेक्चर में यानी अपने लेक्चर नंबर 1 में मैट्रिक्स स्पेसिस की जो कंडीशंस हैं, मैट्रिक्स स्पेस को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देख लें। आज इंशाल्लाह मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर हम चंद एक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपको दिया हुआ जो फंक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके से आपने चेक करना है कि वो मैट्रिक बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो लिखी हुई है। प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ इस तरह है, कहता है जी कि लेट डी अब यहाँ पर एक फंक्शन डी है जो कि r क्रॉस r से r की तरफ है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, और वो जो डी है वो उसको इस तरह डिफाइंड किया गया है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि जो डी के आगे यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखेंगे वो हमेशा ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, वो ट्रिपुलेट भी हो सकता है, लेकिन उसका जो आंसर है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर आर में जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब डी जो है वो एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन आप जानते हैं ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आर के बराबर है। तो डी कुछ इस तरह डिफाइन कर दिया गया कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर है। आपने शो करना है कि डी एक मैट्रिक है आर के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर इस फंक्शन के हवाले से चंद एक थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा समझ आए कि एक्चुअली डी एक्स वाई का मतलब क्या है, डिफाइंड कैसे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपने D00 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? D00 की। तो वो कैसे निकलेगी? जस्ट आप एक्स की जगह यहाँ पर 0, वाई की जगह 0 पुट कर दोगे, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 डैट इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट, और 0 एब्सोल्यूट डैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि आपने D-1 और 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि आपका एक्स वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है -1 मैंने पुट कर दिया, वाई 5। तो अब इसका आंसर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो आप क्या हो जाएगा, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, वाई की जगह 5 पुट करेंगे, सेंटर में माइनस वैसे ही लगा हुआ है तो ये -6 आ जाएगा। और -6 का एब्सोल्यूट मतलब इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव साइन आप जानते हैं ख़त्म हो जाता है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो डी आपने डिफाइंड किया है यहाँ पर डी रखा हुआ है वो उसका मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पर चूँकि मैट्रिक इसे शो करना है कि डी यहाँ पर मैट्रिक है, और मैट्रिक की आप जानते हैं जो मैट्रिक की जो पहली कंडीशन है, कंडीशन 1 जो इसकी है वो कुछ इस तरह होती है कि डी जो है वो नॉन नेगेटिविटी, पहली कंडीशन का नाम है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब है कि डी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर ये क्या है, या तो फिर ये 0 है, 0 के इक्वल है, ठीक है, या ये पॉजिटिव है। सही है, नॉन नेगेटिव है। अच्छा, अब नॉन नेगेटिव आपने ये दिखाना है कि डी जो है वो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर डी जो है वो किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर है। कभी भी याद रखें किसी चीज़ का एब्सोल्यूट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि -6 एक खुद -6 जो है वो खुद एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और मिनिमम डी कितना हो सकता है, मिनिमम एब्सोल्यूट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो ये आपके सामने जो इसमें मैंने यहाँ पर नंबर पुट करके दिखाया, इसमें आप देखें कि डी की मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 के बाद जितनी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, तो मिनिमम 0 है। डी यहाँ पर आपने किस तरह डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट की फॉर्म में, एब्सोल्यूट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एज x माइनस वाई एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग टू r। आप कोई भी रियल नंबर x y की कीमत यहाँ पर पुट कर लें, इसका आंसर क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या मिनिमम 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज, ये इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये है किसके बराबर, d के बराबर है। दिस इम्प्लाइज d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपने क्या लिखा, x माइनस वाई एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये x माइनस वाई एब्सोल्यूट है किसके बराबर, डी एक्स वाई के बराबर, तो इसकी जगह आपने लिख दिया डी एक्स वाई।
तो डी एक्स वाई आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो थी आपकी नॉन नेगेटिविटी वो सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन 2, कंडीशन 2 होती है जी आपके पास रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी कह लें या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कह लें, दोनों लफ्ज़ लिखे जा सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में आपने शो ये करना होता है कि डी एक्स वाई का आंसर अगर 0 के बराबर है तो वो सिर्फ इसी सूरत में है कि इफ़ एंड ओनली इफ कि एक्स और वाई आपस के 0 के बराबर हैं। मतलब यहाँ पर आप ये लिखोगे वी विल शो डैट, वी विल शो डैट डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई। मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि d यहाँ पर एक एज अ डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा होता है, एज अ डिस्टेंस फंक्शन का रोल अदा कर रहा होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। मुझे बताएं, अगर x और y 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मैं कहता हूँ अगर 0 है, अगर डिस्टेंस 0 है तो किस सूरत में होगा, जब वो दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जी आपका पहला पॉइंट यहाँ है, इसका नाम P है, आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ ही है, यानी दोनों पॉइंट्स कंसाइड करके P और Q एक जगह पर आ गए। तो ऐसी सूरत में आपका डिस्टेंस क्या होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब दोनों पॉइंट एक जैसे हो जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है, उलट चलें, अगर डिस्टेंस 0 है तो फिर क्या है, पॉइंट बराबर है। अगर पॉइंट बराबर है तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा। दोनों तरफ से बात एक जैसी होगी, ठीक है। तो अब आपका टारगेट ये है, आपने ये प्रूव करना है कि वी विल शो डैट डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये अगर 0 है तो फिर एक्स वाई के बराबर है, और अगर एक्स वाई के बराबर है तो फिर ये चीज़ 0 है। लो जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डी एक्स वाई 0 के बराबर है। डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, डी एक्स वाई को 0 के बराबर रखा। अब डी एक्स वाई है किसके बराबर, एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट के बराबर। यहाँ पर मैंने डी एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। एक नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो 0 के बराबर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नंबर का एब्सोल्यूट क्या है, वो 0 के बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब वो नंबर खुद 0 है। तो इसका मतलब अंदर वाली चीज़ क्या हो गई, 0 के बराबर। ये देखो, ये एक नंबर का एब्सोल्यूट 0 के बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब अंदर वाला नंबर, एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर क्या है, 0 है। देखो यहाँ पर एक नंबर का एब्सोल्यूट 6 है, तो अंदर वाला नंबर 0 तो नहीं ना होगा। तो एक नंबर का एब्सोल्यूट अगर 0 है तो वो कब होगा, जब अंदर वाला नंबर खुद 0 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये कब 0 होगा, जब x माइनस वाई अंदर वाली चीज़ 0 हो गई। तो x माइनस वाई को आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया। दिस इम्प्लाइज y को आप उधर ले जाएं, x किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दो नंबरों का डिफरेंस अगर 0 है तो वो क्या है, वो दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। लो जी, अब दो तरीक़ों से आपने प्रूव करना था। अगर ये चीज़ 0 है तो आपने प्रूव क्या कर दिया, x y के बराबर है। अब इसी चीज़ से रिवर्स चलें, मैं कहता हूँ x और y बराबर हैं, तो बराबर हैं तो फिर क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक नंबर का डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस 0 होगा, मैं कहता हूँ एक नंबर अगर 0 के बराबर है तो उसका एब्सोल्यूट लेने से आंसर क्या रहेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इधर से इधर चलते जाएँ, तो x माइनस वाई का एब्सोल्यूट लिया दोनों तरफ, ये 0 आ गया। अब x माइनस वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई के बराबर है। तो ये यहाँ से इधर आ जाएंगे, डी एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। मतलब नहीं समझे बात को, देखें ज़रा। इस चीज़ को दो तरह कर सकते हैं। पहले आपने लिया इस तरह, आपने क्या, कंसीडर आप ये लेकर चले और ये प्रूफ कर दिया। अब आप इस तरह करते हैं, कन्वर्सली अब आप x को y के बराबर रख के चलते हैं और यहाँ पर लेके आना है आपने कि d 0 है। अगर x y के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ एब्सोल्यूट ले लें, x माइनस वाई का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक नंबर 0 है तो उसका एब्सोल्यूट भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इम्प्लाइज, अब x माइनस वाई एब्सोल्यूट है किसके बराबर, डी एक्स वाई के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर आ गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर होगी बात कि नहीं, सही है। तो अब डी एक्स वाई 0 के बराबर आ गया, सही है। तो अब आपने दोनों तरीक़ों से, दोनों तरह से प्रूव कर दिया कि डी को 0 लेके चले थे तो एक्स वाई के बराबर आ गया था। कन्वर्सली जब इसको लेके चले थे तो ये चीज़ बराबर आ गई 0 के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है, इस तरह करना होता है। लेकिन आप जब पेपर में करेंगे, ठीक है, या अपने रूटीन में कर रहे हैं तो इतना लंबा ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल ये स्टेप लेके चले हैं ना,
आप लेके चले हो डी एक्स वाई को 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज, आपने यही वाली सारी चीज़ें दोबारा लिखनी हैं, ये ऐसे, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ से x इक्वल टू वाई लिखा। अब आप ऐसे करें, यहाँ से रिवर्स होते जाएँ, यहाँ पर इधर के एरो लगाते जाएँ ऐसे, ये। तो ये वाली कन्वर्सली वाली लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी जो है वो प्रूफ हो गई। अब आपने अगली तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नहीं जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में बेटा आपने प्रूव ये करना होता है कि नेक्स्ट वी विल शो डैट, हेयर वी विल शो डैट, हेयर वी विल शो डैट, आपने ये प्रूव करना है कि डी एक्स वाई जो है वो डी वाई एक्स के बराबर है। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझ लें, आप डिस्टेंस x से y की तरफ मेजर करें या y से x की तरफ मेजर करें, आंसर दोनों सूरतों में बराबर आता है। आप x से y की तरफ चले जाएं या y से x की तरफ आ जाएं, आंसर दोनों सूरतों में जो डिस्टेंस वो रहेगा वो क्या होगा, एक जैसा रहेगा। ये आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ किसके लिए करना है, इस मीट्रिक के लिए जो आपको दी हुई है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर डी एक्स वाई देखें किसके बराबर है, हेयर डी एक्स वाई बेटा आपके पास किसके बराबर है, x माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर है। या यहाँ से ज़रा माइनस कॉमन निकाल लें, आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि एक नंबर अगर माइनस a है तो उसका एब्सोल्यूट किसके बराबर होगा, प्लस a के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट लेने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दूसरे अल्फाज में उसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि माइनस a का एब्सोल्यूट हो या a का एब्सोल्यूट हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब नेगेटिव साइन जो है एब्सोल्यूट उसको ख़त्म कर देता है। तो ये माइनस का निशान हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म, तो ये रह जाएगा y माइनस एक्स। अब ये y माइनस एक्स किसके बराबर है, डी वाई एक्स के बराबर है। भाई डी एक्स वाई की डेफिनेशन थी डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई के बराबर था, तो डी वाई एक्स किसके बराबर होगा, y माइनस एक्स के बराबर। तो यही आपने प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। लास्ट ट्राइंगल इनक्वालिटी। ले बेटा जी, ट्राइंगल इनक्वालिटी में आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो क्या है, हेयर वी विल शो डैट, हेयर वी विल शो डैट क्या प्रूफ करना है, फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर। ठीक है, आर मतलब आपका जो डी है ना वो इस तरह शुरू में डिफाइंड था ना, आर क्रॉस आर, तो ये आपका डी किसके ऊपर डिफाइंड है, आर के ऊपर डिफाइंड है। तो इसलिए एक्स वाई जी बिलोंग टू आर लिखना है। अगर यहाँ एक्स लिखा होगा तो आप एक्स लिखोगे, अगर यहाँ वाई लिखा है तो यहाँ वाई लिखोगे, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल शो डैट फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर, आपका जो डी एक्स जी यानी पहले और तीसरे पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इज़ लेसर देन इक्वल टू एक्स का वाई से डिस्टेंस, वाई का जी से डिस्टेंस। ये इसे आप कहते हैं ट्रायंगल इक्वालिटी। ये माइनस नहीं है, ये वैसे निशान है, वाई कोमा जी लिखा मैंने। ठीक है, नहीं जी, अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है, ये चीज़ इससे कम आनी चाहिए। ले बेटा, यहाँ पर अब आपने इस इनक्वालिटी की लेफ़्ट साइड को लेकर चलना है, यानी डी एक्स जी को, और आपने ये चीज़ लेके आनी है। तो देखें यहाँ पर हेयर डी एक्स जी जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस जी के। आपने यहाँ पर जो मेट्रिक डिफाइंड की है कैसे डिफाइंड की है, डी के आगे यहाँ पर जो दो आप लिखते हैं नंबर उन्हीं को माइनस करते हैं ना, तो डी एक्स जी आ जाएगा एक्स माइनस जी के एब्सोल्यूट के बराबर। अब आप ऐसे करें, इसमें वाई को भी ऐड कर लें, मतलब यहाँ पर ये मैंने कर दिया वाई माइनस, ये कर दिया वाई प्लस, और ये वाला आ गया माइनस जी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप इसको एक स्टेप और करें, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी ब्रैकेट में इनक्लोज इसे कर लें। ठीक है, अब हमने कैलकुलस में एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है, कैलकुलस की ये प्रॉपर्टी है, आपने अपनी कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, या उससे पहले भी पढ़ी होगी कि ए प्लस बी दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो उनका एब्सोल्यूट जो होता है ना हमेशा इससे कम होता है, ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट के, इससे ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो ये आपका सारा ए हो गया, यानी पहला नंबर, ये आपका आ गया बी। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आप चलें तो ये सारे किसके बराबर आ जाएगी, ये आ गया डी एक्स जी इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको मैं ओपन करने लगा एब्सोल्यूट को। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी
लेस देन इक्वल होगा x माइनस वाई एब्सोलूट प्लस y माइनस जी एब्सोलूट। क्लियर होगी बात ये। लो जी डी एक्स कोमा जी, अब यहाँ पर ये इक्वल का निशान नहीं लगाना, अब ये जो लेस देन का निशान है वो यहाँ पर लिखना है, लेस देन इक्वल। अब x माइनस वाई एब्सोलूट किसके बराबर था, वो कौन है, डी एक्स कोमा वाई है, और ये y माइनस जी कौन है, डी वाई जी है। क्लियर होगी बात ये। तो ये क्या है, ट्राइंगल इक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, एज ऑल कंडीशंस of metric are satisfied, hence D is metric on R। आपका जो यहाँ पर D फंक्शन था वो एक मेट्रिक बन गया है किसके ऊपर, R के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर D के बाद यहाँ पर जिस सेट की बात की होगी ये उसके ऊपर मेट्रिक होगा। अगर यहाँ पर C लिखा है तो ये C के ऊपर मेट्रिक होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चंद एक बातें नोट कर लें। दिस इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे लिखोगे, हैंस सेट का नाम लिखेंगे और D लिखेंगे। अगर जब ऐसे पेयर की शक्ल में लिखेंगे दिस शोज़, तो इसे आप लिखोगे दिस इज़ मेट्रिक स्पेस। जब आप ऐसे लिखते हैं ना, मतलब पेयर के बगैर, तो ऐसे लिखते हैं हैंस डी इज़ मेट्रिक ऑन आर, ये डी इज़ मेट्रिक ऑन आर पढ़ते हैं। और अगर ऐसे पेयर की शक्ल में लिखें तो इसे लिखेंगे आर डी इज़ मेट्रिक स्पेस, आर डी इज़ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखें, चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। ये तो आपने मेट्रिक यहाँ पर हेयर, ये जो आपने डी मेट्रिक ली थी ना, ये वाली डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोलूट, एक्चुअली ये जो मेट्रिक है, दिस मेट्रिक इज़ कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक। इसे आप यूजुअल मेट्रिक बोलते हैं और एक्लीडियन मेट्रिक बोलते हैं। इस मेट्रिक का स्पेशल नाम है यूजुअल मेट्रिक या एक्लीडियन मेट्रिक ऑन आर। आर के ऊपर डिफाइंड की जाने वाली ये मेट्रिक का नाम है यूजुअल मेट्रिक या एक्लीडियन मेट्रिक। क्लियर होगी बात कि नहीं। अगली बात, जब आपको डी के मतलब आर के मतलब किसी मेट्रिक, अब ये नहीं है कि आर के ऊपर सिर्फ यही मेट्रिक डिफाइन की जा सकती है। आर के ऊपर आप आगे एग्जांपल में देखेंगे, आर के ऊपर बेशुमार मेट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेट्रिक मीन फंक्शंस। तो एक सेट के ऊपर क्या थोड़े फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसने मेट्रिक स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, इसको आप यूजुअल मेट्रिक या एक्लीडियन मेट्रिक बोलते हैं। इसके अलावा और भी मेट्रिक आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम यूजुअल मेट्रिक या एक्लीडियन मेट्रिक नहीं होगा। दूसरी बात, जब कभी भी हम बात करेंगे कि आर एक सेट है और उसके ऊपर एक मेट्रिक का मतलब ना पता हो, ठीक है, कि तो हम उसको जब बात होगी तो फिर हम यूजुअल मेट्रिक कंसीडर करेंगे कि आर के ऊपर अगर किसी और मेट्रिक के मतलब बात नहीं की जा रही, ठीक है, तो फिर आप अंडरस्टूड ये बात याद रखिएगा कि आर के ऊपर अंडरस्टूड जो है वो मेट्रिक क्या होगी, यूजुअल मेट्रिक होगी। जैसे देखें ना, एक सेट है, जब भी एम्प्टी सेट की बात की जाती है तो एम्प्टी सेट की बात की जाती है तो वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता कि एम्प्टी सेट जो है जी वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं होता। जब एम्प्टी सेट की बात की जाती है तो वो अंडरस्टूड होता है कि आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि उस सेट की बात हो रही है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब भी आर के ऊपर अगर तो वो खुद बता दे कि आर के ऊपर भाई एक मेट्रिक ये वाली लेनी है, वो ज़्यादा बात है। और अगर आर के ऊपर कभी ऐसा हो कि आपको मेट्रिक ना बताए, यानी कि फंक्शन का मतलब ना बताए, तो फिर आपने जब भी कोई मेट्रिक डिफाइन करनी हो आर के ऊपर तो ये वाली मेट्रिक डिफाइन करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो है यूजुअल मेट्रिक जो है वो क्या होती है उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएँ। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मेट्रिक स्पेसिस, ठीक है, ग्रुप थ्योरी और बीएस से रिलेटेड और कई जो हैं टॉपिक जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।